हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग ने लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ हम लोग एप्लीकेशंस भी देखे थे। आज हम लोग सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि फ्लोटेशन हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, नॉर्मल कहाँ कहाँ यूज़ होता है फ्लोटेशन का। तो पहले फ्लोटेशन हम लोग फिश का देखते हैं कि एक मछली जो है वो कैसे तैर पाती है। तो फिशेस के अंदर जो होता है एक फ्लोटिंग ट्यूब्स बना रहता है जिसमें क्या फील्ड रहता है, एयर फील्ड होता है। किसी भी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस में अगर हवा भर दिया जाए तो हवा का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है वाटर का डेंसिटी से, तो वो आसानी से डूब नहीं पाएगा। जैसे कि कोई बलून है, बलून को फिल पूरे हवा से फिल करके अगर उसको पानी के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो क्या वो बलून डूबता है? नहीं डूबता है। जैसे स्विमिंग ट्यूब होता है, वो जो हम लोग ट्यूब लेकर के जो कूदते हैं स्विमिंग पूल में, उस ट्यूब में भी क्या फिल रहता है, एयर फिल रहता है, जिससे कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान डूब नहीं पाता है। तो ये क्यों नहीं डूब पाते हैं? तो मेन रीज़न यही है कि एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है वाटर से। इसी वजह से जो एयर है वो डूबने नहीं देता। तो फिशेस के जो बॉडी के अंदर फ्लोटिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी एयर फील्ड होता है। एयर फील्ड होने की वजह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं कि उनको कितना हाइट पे तैरना है वाटर के अंदर या कितना नीचे जाना है डीप वाटर के अंदर। तो वो कैसे स्टिमुलेट कर पाते हैं? तो उनके जो अंदर ये रहता है फ्लोटिंग ट्यूब रहता है, तो उसके अंदर जितना मात्रा में हवा रहेगा तो वो उस फिश की बॉडी को हल्का कर देगा, जिसके मदद से वो पानी के सरफेस के अक्रॉस घूमते रहेगी। लेकिन वही अगर वो अपने सारे हवा को बाहर निकाल दे, छोड़ दे पानी में, तो उसका बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी का वेट पड़ जाएगा। तो बॉडी के वेट पड़ने की वजह से ये फिश का पोजीशन कुछ और नीचे चला जाएगा, डीप चला जाएगा। तो फिश अपने आप को इस तरीके से स्टिमुलेट करती है जब भी उसको हाइट पे जाना हो या नीचे की ओर डीप वाटर में जाना हो। ठीक है। सेम इसी तरीके से फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, हम लोग जो सबमरीन देखते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी में भी सेम यही काम करता है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, खाली एम्प्टी टैंक्स होते हैं जिनमें हवा हवा नहीं, जिनमें वाटर फिल्ड किया जाता है। वाटर फिल्ड होने की वजह से उस सबमरीन का वज़न ज़्यादा हो जाता है और वो वाटर के अंदर चले जाता है। जैसे कि एक मान लीजिए ये वाटर का सरफेस है, ठीक है। एक पनडुब्बी यहाँ पे एक पनडुब्बी है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी पानी वाटर के सरफेस पे तैर रही है। अब इसको अगर मान लो नीचे जाना है, पानी के अंदर घुसना है, तो वो क्या करेगा, इस पनडुब्बी का कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है। अब इस वेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसका डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तभी ये वाटर के सरफेस के अंदर जा पाएगा। वाटर से डेंसिटी इसका ज़्यादा होना चाहिए, तो कैसे कर पाएगा? तो ये जो वाटर है, इसी वाटर को ये अपने अंदर फिल कर लेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सबमरीन का वेट बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से ये अपने आप को वाटर के सरफेस के अंदर जा सकता है। जितना जितना इसको अंदर डीप जाना है वो उतना वाटर फिल कर सकता है एम्प्टी टैंक में। सबमरीन का जो हम लोग अगर देखते हैं कि वो उसका कैसे बना रहता है, तो उसके अंदर हम लोग पहले मेन चीज़ यही है कि एक बड़ा सा एम्प्टी टैंक होता है। एम्प्टी टैंक होने की वजह से उसमें जितना चाहे उतना वाटर फिल कर सकते हैं, और जितना हम लोग को ऊपर अगर जाना हो तो वाटर को हम लोग खाली भी कर सकते हैं। ठीक है, सबमरीन का ये फंक्शन होता है। अब फ्लोटेशन इन सी वाटर। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, सी वाटर में तैरना आसान क्यों होता है। पहली बात, सी वाटर से हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना है कि सी वाटर हमेशा सॉल्टी होता है। सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से जो सी वाटर होता है उसका डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है एक नॉर्मल वाटर से। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से कोई भी बॉडी जो होता है वो अपने उसके ऊपर आसानी से स्विम कर सकता है, या कोई भी तैर सकता है इसके ऊपर आसानी से। अब नॉर्मल डेंसिटी सी वाटर का कितना होता है, 1.04। वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही सी वाटर का कितना होता है, 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये नॉर्मल फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है इसका डेंसिटी। इसी की वजह से सी वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस्ड कर पाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वाटर। अब हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल मैन जो है वो फ्रेश वाटर पे कैसे स्विम कर पाता है। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी का डेंसिटी वाटर से कम होता है या ज़्यादा होता है। द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेड। अगर एक ह्यूमन बॉडी का बात किया जाए, उसमें अगर हेड को काउंट नहीं करें, मतलब सर को हटा दो, मानने के लिए सर को हटा लो, तो उसका जो डेंसिटी होता है वाटर के मुताबिक कम होता है। मतलब कि पूरे बॉडी को काउंट अगर करें तो पूरे बॉडी का डेंसिटी मिला करके अगर हम लोग काउंट करें वाटर के अकॉर्डिंग, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है और बॉडी का डेंसिटी कम होता है। हेड का बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल, तो हम लोग किसी भी पानी में जाते हैं तो बहुत सारा न्यूज़ सुनते हैं कि बच्चा डूब गया या कोई भी इंसान भी डूबता है आजकल पानी में। तो कैसे डूब पाता है? तो डूबने का मेन रीज़न यही है, बट वी ड्रोन, हम लोग डूब जाते हैं। कैसे? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन हेड इज़ वेरी हाई। हम लोग का जो हेड है उसका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कोई भी आसानी से उसमें
डूब सकता है। When we swim, we displace more water by pushing it downward to make the weight of the body equal to the weight of the displaced water. जब हम लोग तैरते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर पाते हैं, उसको पुश करते हैं डाउनवर्ड की तरफ। अगर किसी पानी में हम लोग तैर रहे हैं, मान लीजिए ये पानी के ऊपर हम लोग तैर रहे हैं ऐसे करके, तो तैरने के टाइम क्या होता है, तैरने के टाइम क्या होगा, इसका जो वेट होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी के सरफेस को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करने की वजह से इसका जो जितना भी ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है या वेट लगा रहा है वो इक्वल किसके होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर के। मतलब कि ये जितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस कर पा रहा है वो अकॉर्डिंग टू इस ह्यूमन बॉडी का वेट के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई वाटर के सरफेस पे अगर स्विम कर रहा है तो वो जितना पानी को डिस्प्लेस कर पा रहा है इसका ह्यूमन बॉडी, वो वेट उसका उस इक्वल रहता है ह्यूमन बॉडी के वेट के इक्वल। अब हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या क्या और इसका यूज़ होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो लैक्टोमीटर्स में भी यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर्स एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी मिल्क का हम लोग प्योरिटी पता कर सकते हैं। किसी भी मिल्क का प्योरिटी कैसे पता करते हैं कि उसमें क्रीम कितना ज़्यादा है और वाटर का कंटेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही, प्रिंसिपल्स पे ही हम लोग पता कर सकते हैं कि मिल्क का प्योरिटी। और दूसरा हाइड्रोमीटर टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और किसी भी लिक्विड का डेंसिटी हम लोग किससे मेज़र कर सकते हैं, तो हाइड्रोमीटर्स आता है, उससे हम लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड में, जैसे घी भी एक लिक्विड ही है, वो अब भले सॉलिडिफाइज हो जाता है वो अलग बात है, घी लिक्विड है, डीजल पेट्रोल कैरोसिन जितना भी लिक्विड होता है उसका हम लोग डेंसिटी पता कर सकते हैं हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ स्टोन अंडर वाटर देन इन एयर। हम लोग को ये बताना है कि एक पत्थर को अगर हम लोग पानी में उठाने की कोशिश करते हैं तो वो हल्का हो जाता है रेस्पेक्ट टू एयर। अगर हम लोग हवा में एक भारी पत्थर को उठा रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा वजन लगाता है, लेकिन वही अगर हम लोग पानी में से कोई पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ईजिली लिफ्ट हो जाता है। इसका मेन रीज़न क्या होगा, तो इसका मेन रीज़न यही होगा, अगर मान लीजिए ये एक कुआँ है, इसमें अगर हम लोग पत्थर, पानी भरा हुआ है, इसमें एक पत्थर में हम लोग क्या कर दिए, रस्सी टाइट पाइप मतलब फिल वो बांध दिए, रस्सी को बांध दिए, और इस रस्सी की मदद से हम लोग ऊपर से लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पुली का ये है। अगर इस पत्थर को हम लोग खींचने का कोशिश करें, ये पुली नहीं, मान लीजिए पुली हटा दो, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही हैंड से खींचने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम लोग को ईजी पड़ता है पत्थर को खींचने में। क्यों, ऐसा क्यों? अगर हम लोग नॉर्मल बाहर में अगर हवा में पत्थर उठाएं रस्सी के सहारे तो हम लोग को क्या लगेगा, ज़्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने में। तो इसका मेन रीज़न यही है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बायएंट फोर्स लगता है वाटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वाटर में तो उसके नीचे की तरफ से बायएंट फोर्स लगता है ताकि उस ऑब्जेक्ट को वो ऊपर की तरफ धकेल सके, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सके। तो इस पत्थर के ऊपर बायएंट फोर्स लग रहा होगा जिसके वजह से ये पत्थर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम लोग जो खींचने का कोशिश कर रहे हैं वो भी फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रस्सी का जो फोर्स लग रहा है हम लोग जो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्स जो लग रहा है वो सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये जो पत्थर है इसको ऊपर की ओर खींचना आसान हो जाएगा। वही अगर एयर में बात करें तो एयर में अगर किसी पत्थर को हम लोग लिफ्ट करते हैं या उसको खींचते हैं तो वो भारी क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ह्यूमन हैंड से, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा अर्थ की तरफ, जिसके वजह से जो फोर्स होता है वो अपोजिट हो जाएगा। तो जिसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा वो इजीली उसको अपनी ओर खींच पाएगा। जैसे अगर ह्यूमन का हैंड या ह्यूमन बॉडी ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये पत्थर को लिफ्ट कर पाएगा, लेकिन अगर ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लगा लिया तो ये पत्थर हिलेगा ही नहीं, ज़मीन पे ही बैठा रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बायएंट फोर्स के बारे में सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।